हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th की चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 6 है क्लास 10th की। इसी चैप्टर के बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग स्टडी करेंगे। इसके पिछले चैप्टर की भी हम लोगों ने एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखा है और लाइन बाय लाइन हम लोग डीपली स्टडी भी किए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इसमें जो भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम लोगों का होने वाला है वो लाइन बाय लाइन हम लोग स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी के बीच में भी क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। एनसीईआरटी के बीच में भी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी के लास्ट में भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इन सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे एंड इन्हीं सारे क्वेश्चनों के साथ साथ हम लोग ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। नाउ जैसे कि ये बीच में क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। ये टोटल 5 क्वेश्चन एक टॉपिक का है, दूसरा प्लांट हार्मोन्स का है और तीसरा ये जो है ह्यूमन का एनिमल्स हार्मोन्स को रिलेटेड लेकर के क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग देखे हैं कि एनसीईआरटी में जो है सबसे पहला ये रिफ्लेक्स एक्शन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। वॉकिंग में और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या डिफरेंस है, इस क्वेश्चन को अगर देखें तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स, जैसे क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन और रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग, मतलब वॉकिंग और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में अगर ध्यान से देखा जाए, इट इज़ अ क्विक, मतलब ये जल्दी आसानी से और ऑटोमेटिक, मतलब हम लोग जल्दी क्विक ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। जैसे ही कोई स्टिमुलस, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़, जैसे कि हॉट, मतलब हॉट अगर चाय अगर आपके हाथ पे गिर जाए या गिरे तो आप क्या करेंगे, या टच भी हो हॉट चीज़, कोई भी बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ है तो क्या करेंगे, आप तुरंत ऑटोमेटिक वहाँ से हाथ अपने हटा लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि अभी चलो थोड़ा सा गर्म है और ज़्यादा गर्म होता तो हटाते, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। जैसा ही आपने देखा कि ये कुछ चीज़ें गर्म लग रही हाथ पे तो हटा लेंगे। जैसे शेर को देखें तो कुछ लोग लड़ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम लोग वहाँ से भाग जाएंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, अचानक जो कोई चीज़, मतलब जिससे हम लोग जिसमें ब्रेन थिंकिंग ना इन्वॉल्व हो, वही हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन अगर हमें चलना है तो कैसे चलना है, इसमें ये भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है वॉकिंग में। तो इट इज़ द, ये ऑटोमेटिक है, ये क्या है, वॉलंटरी एक्शन है। परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द विल, मतलब कि हम लोग अपने विल के अकॉर्डिंग जो है, मतलब इच्छा के अनुसार ही इच्छा के अनुसार ही हम लोग चलते हैं, दौड़ते हैं या कुछ भी करते हैं। इसमें रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, कंट्रोल मेनली बाय द स्पाइनल कार्ड, मतलब कि मैसेज जाएगा स्पाइनल कार्ड से तुरंत रिटर्न भी आ जाता है। या मान लो इस तरफ लेकर के जा रहा है, इस तरफ रिटर्न आ जा रहा है, तो स्पाइनल कार्ड का है, स्पाइनल कार्ड एक तरफ से जाता है, दूसरी तरफ से रिटर्न भी आ जाता है। तो ये स्पाइनल कार्ड पे मैसेज जो है स्पाइनल कार्ड तक जाता है और स्पाइनल कार्ड से रिटर्न आ जाता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय द ब्रेन, मतलब ये जो पूरी वर्क प्रोसेस हो रहा है ये किसके द्वारा हो रहा है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ये ब्रेन के द्वारा। वॉकिंग, चलना, क्योंकि सोच सोच के चल रहे हैं तो प्रोसेसिंग हो रहा है, ब्रेन के पास जाता है, तो ये एक तरह से ये जो है हमारा वॉकिंग होता है। नाउ अकर्स विदाउट कॉन्शियस थिंकिंग, मतलब इस जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं होती। अब चाय हाथ पे गिरा तो ये नहीं सोचेंगे कि हटाए या ना हटाए, तुरंत हम लोग उसको हटाते हैं। तो मतलब इसमें ब्रेन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसमें है, नेक्स्ट है रिक्वायर कॉन्शियस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल्स, मतलब इसमें कह रहा है कि इसमें आपको कॉन्शियस कंट्रोल की ज़रूरत पड़ सकती है। किसमें, वॉकिंग में। वॉकिंग में ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है तो कॉन्शियस कंट्रोल होना ही होना है। इसका एग्जाम्पल है पुलिंग द हैंड, हैंड को पुल करना, मतलब हाथ को पीछे खींचना, पुल करना। हैंड पुलिंग एक तरह से एग्जाम्पल है अवे फ्रॉम द हार्ट, लिखा हुआ हॉट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना एक तरीके से क्या हो गया, हमारा वॉकिंग का एग्जाम्पल हो गया। नाउ नेक्स्ट, व्हाट हैपन एट द सिनेप्स बिटवीन द टू नर्व्स, जो दो नर्व्स होते हैं उनके बीच में क्या घटना होती है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, जिसमें जो है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आप लोगों को दिख रहा है। तो एक नर्व और दूसरे नर्व, जैसे कि मान लेते हैं ये एक नर्व का जॉइंट है, जिसे हम लोग साइनेप्स बोल रहे हैं। अब ये जो साइनेप्स है इसमें ढेर सारे अगर देखा जाए तो छोटे छोटे जो है केमिकल हैं, जिसे हम लोग न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर।
ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है ना, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है इसमें से जब मैसेज लेकर के आता तो इसमें से यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, इसमें ढेर सारे न्यूरोट्रांसमीटर बाहर रहेंगे। और ये जो होते हैं अगले, ये ये जो है इसमें जो अब दिख रहा है, ये जो रिसीव करते हैं उस न्यूरोट्रांसमीटर को और मैसेज को आगे लेकर के जाते हैं। तो यही जो होता है हैपेंड होता है, किसमें होता है, साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच में जो खाली जगह होता है उसी को हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। ए साइनेप्स इज द स्मॉल गैप बिटवीन द एक्सॉन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा डेंड्राइट्स होता है और जो एक्सॉन होता है दूसरे न्यूरॉन्स के, वो दोनों आपस में एक तरीके से बनाते हैं, गैप बनाते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं गैप बनाते हैं। ये एक एक्सॉन है, एक्सॉन का ये टर्मिनल इंड है और ये टर्मिनल इंड जो है दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन में ये जो होता है इस तरीके से एक गैप बनाता है, जैसे कि ये आप बगल में आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर। एंड तो व्हेन द इलेक्ट्रिक इम्पल्स रीच एट द एंड ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन के एंड में जैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स रीच होता है, इट ट्रिगर द रिलीज ऑफ द केमिकल सब्सटेंस, जिसे हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है जिसे हम लोग न्यूरो, दीज केमिकल्स अकर्स एट द सिनेप्टिक गैप, मतलब ये जो साइनेप्स होता है इसमें साइनेप्टिक जो गैप होता है उसी के बीच में ये जो केमिकल रिलीज किए जाते हैं। ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है इसी को कुछ लोग जो होते हैं साइनेप्स भी बोलते हैं और इसी को हम लोग साइनेप्टिक गैप भी बोलते हैं, साइनेप्टिक गैप, ठीक है। ये साइनेप्टिक गैप है, ये जो बीच में खाली जगह आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। इसके रिलेटेड कोई और इमेज है, ठीक नहीं, ओके। तो यही इमेज ही सफिशियंट है। द जनरेट और सिमिलर इलेक्ट्रिक इम्पल्स, मतलब ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स सिमिलर इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर देखा जाए तो। हम लोग अगर बात करें इलेक्ट्रिक इम्पल्स ऑफ डेंड्राइट्स टू नेक्स्ट एक्सॉन, दस द नर्व इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर, और जैसे उसमें इलेक्ट्रिक केमिकल रिलीज होता है वो नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ वो जो होता है मैसेज भेज देता है। ये आपका जो है साइनेप्स का एग्जाम्पल है और ये साइनेप्स में जैसे बना हुआ जैसे केमिकल आप देख ही रहे हैं, और इस केमिकल में जितने भी डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है साइड में यही सारे हैं। अगर स्ट्रक्चर आपको आ रहा है तो ये आप बता सकते हैं कि ये न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे देखिए पहला है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, दूसरा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एक्चुअल में ये नर्व और मसल्स का जंक्शन है, लेकिन इन दोनों में जो ये सिमिलरिटी है देखने के लिए, ये जो यहाँ पे बना हुआ है ये सिमिलरिटी दोनों में एक ही तरीके से देखने को मिलता है, चाहे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो चाहे दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन हो, वो हर जगह पे साइनेप्स ही बनेगा। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन द पोस्चर, मतलब हम सीधे खड़े हैं आप भी सीधे बैठे हुए हैं, ये पोस्चर कैसे मेंटेन होता है, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी मेंटेन करने के लिए ब्रेन का कौन सा हिस्सा काम करता है। तो ब्रेन का हिस्सा जो होता है सेरिब्रम जो होता है ये ए पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है, और मेंटेन द पोस्चर एंड बैलेंस, मतलब जो हाइंड ब्रेन होता है वही हमारे बॉडी के पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करता है। फंक्शन क्या होता है, मेंटेन द पोस्चर, सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है, मेंटेन द पोस्चर, मेंटेन द बैलेंस, स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, इवन कोऑर्डिनेट वॉलेंटरी मसल्स एक्टिविटी, ठीक है। जैसे कि कोई भी हम मसल्स एक्टिविटी कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है, सेरिब्रम के द्वारा हो रहा है। इंश्योर स्मूथ एंड प्रीसियस मूवमेंट, मतलब किसी भी तरीके का स्मूथ और प्रीसियस मूवमेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। दिस इज योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि ये आपका एक पार्ट जो ब्रेन का पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो रीजन है, ये जो आप मुड़ा हुआ रीजन देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, सेरिब्रम है, ठीक है ना। ये जो सेरिब्रम है ये, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये क्या हमारा है, सेरिबलम। तो सेरिबलम यहाँ की बात हो रही है, इस एरिया की बात हो रही है, जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो सेरिब्रम है और ये क्या है, सेरिबलम है। लेकिन बात किस चीज़ की हो रही है, सेरिब्रम की। तो ये जो है पार्ट ऑफ किसका है, देखिए हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, तीन, पोन्स, मेडुला और सेरिब्रम, ये तीन पार्ट टोटल देखने के लिए मिल रहा है। देखिए मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती इंसेंस स्टिक्स, जो स्टिक्स होते हैं अगरबत्ती होते हैं उनके स्मेल को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो बाबू आप लोग जानते हैं कि हमारे नोज़ के ऊपर अगर देखा जाए तो वहाँ पे होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं ये
एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये डिटेक्ट करते हैं या बताते हैं डिटेक्ट करके कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सॉरी टू ऑल्फैक्टरी, तो बर्निंग अगरबत्ती रिलीज, जब अगरबत्ती बर्न होता है तो रिलीज होता है केमिकल्स, एक दूसरे से के साथ जो होते हैं केमिकल्स रिलीज होते हैं। बर्निंग अगरबत्ती रिलीज स्मेल, बर्निंग अगरबत्ती रिलीज स्मेल प्रोड्यूसिंग मालिक्यूल्स इनटू द एयर, एयर में मालिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। दीज मालिक्यूल्स, ये जो मालिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, हमारे नोज नॉस्ट्रिल के थ्रू हमारे नोज में इंटर करते हैं। अब जब ये नॉस्ट्रिल के थ्रू हमारे नोज में इंटर कर रहे हैं तो दीज मालिक्यूल्स इंटर द नेजल कैविटी ड्यूरिंग ब्रीथिंग, जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो नेजल कैविटी में ये एंट्री कर रहे हैं। दिस स्टूमुलेट द ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर प्रजेंट इन द नोज, नोज में जो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर प्रजेंट होते हैं ये इसको क्या करते हैं, स्टूमुलेट करते हैं, मतलब जा करके उसको स्टूमुलेट करते हैं। स्टूमुलेट करने के बाद दिस रिसेप्टर जनरेट द नर्व इम्पल्स, मतलब ये ब्रेन के पास मैसेज भेजना स्टार्ट कर देगा। एंड दिज इम्पल्स आर कैरी बाय द सेंसरी न्यूरॉन, और ये किसके द्वारा कैरी होंगे, सेंसरी। देखो कोई भी मैसेज अगर रिसीव करना होता है तो किसके द्वारा होता है, सेंसरी न्यूरॉन के ही द्वारा होता है। बिना सेंसरी न्यूरॉन के कोई मैसेज रिसीव हो ही नहीं सकता। ये बात आप प्राइमरी में याद रखिएगा। प्राइमरी स्टेटमेंट है इसका, सेंसरी न्यूरॉन में सेंस करना। अगर वो सेंसरी न्यूरॉन में सेंस नहीं हो रहा है तो मैसेज जो है रिसीव नहीं हो सकता है। एंड दीज इम्पल्स आर कैरी बाय द सेंसरी न्यूरॉन टू ऑल फैक्ट्री रीजन ऑफ द फोर ब्रेन, ये हमारे फोर ब्रेन के ऑल फैक्ट्री रीजन में होता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं ये फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन पे यहाँ पे ये हम लोग कह सकते हैं ये हमारा ऑल फैक्ट्री रीजन देखने के लिए मिल सकता है। द ब्रेन इंटरप्रिटेट दिस सिग्नल एंड वी रिकॉग्नाइज द स्मेल ऑफ अगरबत्ती, और हम इस तरह से स्मेल ऑफ अगरबत्ती को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि ये देखिए अगरबत्ती जल रहा है, इस अगरबत्ती में यहाँ से देखिए हमारा रीजन जा रहा है, यहाँ पे सूंघने का प्रोसेस हो रहा है, और ये जो होता है स्मेल करके फिर हमारे ब्रेन तक पहुँचे। देखिए सेंस ऑफ अगरबत्ती इनहेल किया गया, स्मोक को नेसल कैविटी में ऑयल फैक्ट्री के थ्रू गया, इम्पल्स जनरेट हुआ, ब्रेन जो है मैसेज सेंड किया, सेंड करने के बाद स्मेल रिकॉग्नाइज हुआ इन द ब्रेन। ये कहाँ रिकॉग्नाइज होगा, ब्रेन में रिकॉग्नाइज होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का क्या रोल है इन रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या रोल है, ब्रेन का भी रोल होता है क्या रिफ्लेक्स एक्शन में, अभी थोड़ी देर पहले है। तो रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द रिफ्लेक्स आर्क ऑफ द रैपिड रिस्पॉन्स, इसमें ब्रेन का क्या रोल हो गया, जब रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है तो ब्रेन का क्या रोल होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ द ब्रेन डज नॉट टेक पार्ट द प्रोड्यूसिंग द इमीडिएट रिस्पॉन्स बिकॉज दैट वुड टेक मोर टाइम, ब्रेन नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत समय लेता है। तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इन द लेटर सेंड टू द ब्रेन, ब्रेन में समय लगता है जाने में और आने में, तो ये ऐसा नहीं कर सकता है। ब्रेन बिकम अवेयर टू स्टिमुलस एंड मे मॉडिफाई टू द फ्यूचर एक्शन इफ़ रिक्वायर्ड, ब्रेन किसी चीज़ को मॉडिफाई कर देता है, उसको फ्यूचर के लिए रख देता है। तो ऐसा नहीं है कि हाथ जल रहा है तो फिर हम इसको बहुत समय बाद इस चीज़ के लिए रखेंगे। तो एक तरह से हम अवेयर हो जाता है ब्रेन को लिए, हम लोग ये कह सकते हैं कि ब्रेन पहले ही से उस चीज़ों को प्रोसेस करके रखा रहता है, उसको बाद में इस्तेमाल भी करने का काम करता है। एग्जाम्पल, व्हेन वी टच द हॉट ऑब्जेक्ट द हैंड इज द विड्रा इमीडिएटली बाय द स्पाइनल कॉर्ड, आफ्टरवर्ड द ब्रेन रिसीव द इंफॉर्मेशन, मतलब ये घटना जब हो जाती है तो ब्रेन इस रिस्पॉन्स को मतलब रिसीव कर लेता है, उसको रखा रहता है अपने पास, एंड बिकम कॉन्शियस फॉर ऑफ द पेन, मतलब इसके जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको रखा रहता है, और ये जो होता है इसके कॉन्शियस ऑफ द पेन को लेकर के भी काम चलता रहता है कि मतलब जो दर्द हुआ है वो तो ब्रेन तक जाएगा ही जाएगा, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके रखा रहता है कि अगर ऐसा फिर से घटना होता है तो आपको और जल्दी वर्क करना है या एक तरह से करना है। लेकिन इसका कोई डायरेक्टली रोल नहीं होगा ब्रेन का, बस हम छोटे मोटे चीज़ों को हम लोग रख सकते हैं कि आफ्टर वर्ड ये चीज़ें लिखा जा सकता है, तो आफ्टर वर्ड हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। एंड इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जैसे कि यही होता है कि रिफ्लेक्स एक्शन एंड रोल ऑफ द ब्रेन, ब्रेन में क्या होता है कि इसका जैसे कि हमने टच किया तो ये जो एरिया दिख रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड का एरिया है,
तो मैसेज यहाँ पे गया, फिर ये मोटर न्यूरॉन की तरफ चला गया, ब्रेन के पास नहीं जाता। लेकिन ब्रेन जो होता है अवेयर हो जाता है इस चीज़ से, पेन एंड मे मॉडिफाई फ्यूचर एक्शन इफ रिक्वायर। अगर फ्यूचर में कोई रिक्वायर रहा तो उस हो सकता है उस एक्शन को मॉडिफाई कर लें कि हमको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, वैसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। तो इस चीज़ को मॉडिफाई कर लेंगे, तो जब अगली बार ऐसा होगा तो हम अगली बार क्या कर लेंगे, इस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब मान लो ऐसे टच हुआ तो हमने ऐसे हटाया, तो ब्रेन ने कहा नहीं हमको ऐसे भी हटाना चाहिए था, मतलब बाद में ब्रेन ने कहा, तो हम उसको बाद में अगली बार जब घटना होगा तो हम इसको ऐसे हटाएंगे। मतलब वो फ्यूचर के लिए उसको मॉडिफाई किया जाएगा, तुरंत वो काम नहीं करेगा। इन्फॉर्मेशन ऑफ द ब्रेन अबाउट द स्टिमुलस इज रिस्पॉन्स टू सेंड टू द ब्रेन। एग्जाम्पल व्हेन वी टच द हॉट ऑब्जेक्ट, हैंड विदड्रॉ रिमूव कर ले रहे हैं तो वो चीज़ें, जैसे स्टिमुलस जो हो गया रिसेप्टर के पास आता है, रिसेप्टर जो है सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन इफेक्टर और फिर रिस्पॉन्स। ये एक पाथ है। जैसे सेंसरी न्यूरॉन है, पहले स्टिमुलस आएगा, फिर सेंसरी रिसेप्टर जो सेंसरी न्यूरॉन है, फिर रिसेप्टर होगा, मतलब हमारे स्किन में रिसेप्टर होते हैं, फिर ये सेंसरी न्यूरॉन के पास जाएंगे, सेंसरी न्यूरॉन से फिर स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच गए, स्पाइनल कॉर्ड से जो हो गया मोटर न्यूरॉन में आता है। ये जो न्यूरॉन है मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन से हमारा यहाँ पे इफेक्टर सेल है, और इसके बाद हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। ये जैसे कि आप लोगों ने जो है देखा भी होगा कि बीच में दो न्यूरॉन के बीच में पाया जाता है रिले न्यूरॉन भी पाया जाता है, और ये रिले न्यूरॉन इस नर्व ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में रिले न्यूरॉन भी पाया जाता है। ये ओवरऑल स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। व्हाट आर द प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, एंड हाउ इज द मूवमेंट ऑफ द लीफ एंड सेंसिटिव प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द सूट टूवर्ड द लाइट्स। मतलब अलग अलग क्वेश्चन है। पहला, व्हाट आर द प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स क्या हैं। प्लांट हार्मोन्स आर द केमिकल सबस्टेंस, प्लांट हार्मोन्स एक केमिकल सबस्टेंस है, प्रोड्यूस इन प्लांट दैट हेल्प कोऑर्डिनेट ग्रोथ। मतलब प्लांट हार्मोन्स होते हैं कोऑर्डिनेट करते हैं ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एंड रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को भी ये रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे एग्जांपल ऑक्सीजन, गिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ये सब जो होते हैं, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये होती हैं जो हमारे अलग अलग, जैसे कि ऑक्सीजन टूवर्ड द लाइट, गिब्रेलिन, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन, एब्सिसिक एसिड जो होता है पत्ते झड़ने के लिए होता है, इथाइलिन गैस जो होता है, यहाँ पे इथाइलिन गैस अगर हम लोग लिखें तो फूड को पकाने के लिए होता है, इवन पत्तियों को झड़ाने के लिए होता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो कह सकते हैं प्लांट हार्मोन्स आर द केमिकल कंपाउंड दैट हेल्प टू द कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स ऑफ द इंटायर इन्वायरमेंट। How the movement of the leaf of the sensitive plant different from the movement of the shoot toward light। जैसे कि हम लोग देखते हैं सेंसिटिव प्लांट है, जैसे कि हमारा नाम है टचमीनाट प्लांट है, मिमोसा प्यूडिका, मिमोसा प्यूडिका, शूट टूवर्ड द लाइट। मतलब दो तरह से हैं, शूट टूवर्ड द लाइट और ये जो है सेंसिटिव प्लांट। देखो सेंसिटिव प्लांट में क्या होता है, इट इज़ द नेटिव मोमेंट, टिग्मोस्ट्री, इस तरह के मोमेंट को हम लोग बोलते हैं थिग्मोस्ट्री मोमेंट्स बोलते हैं। इट इज़ द ट्रॉपिक मोमेंट, मतलब ये लाइट की तरफ मूवमेंट करता है। देखो सेंसिटिव प्लांट, देखो यहाँ पे दो तरह से हो रहा है, द मोमेंट ऑफ द लीफ ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफर फ्रॉम द मोमेंट ऑफ द लाइट टूवर्ड द लाइट। मतलब ये दो तरीके से देखने के लिए मिल सकते हैं, और ये दोनों ही मोमेंट्स हमारे लिए क्या होते हैं, उतने ही ज़रूरी हैं जितने ज़रूरी एक तरीके से हम लोग मोमेंट्स में भी देखें। तो जो सेंसिटिव ऑफ लाइट मतलब टचमीनाट प्लांट और जैसे कि सनफ्लावर प्लांट्स है, दो तरीके से प्लांट्स होते हैं, टचमीनाट प्लांट्स होते हैं और सनफ्लावर प्लांट्स होते हैं। इन दोनों प्लांट्स में डिफरेंस करने के लिए कह रहा है। तो जैसे कि ये जो नेटिव, जैसे लीफ का मूवमेंट हो रहा है तो इसको हम लोग थिग्मोस्ट्री मूवमेंट बोलते हैं, जिसे नेटिव मूवमेंट भी बोलते हैं। और ट्रॉपिक मूवमेंट में जो होता है फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। ये एक डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट इंडिपेंडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। मतलब स्टिमुलस किसी भी तरफ आ जाए वो मूवमेंट कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट इज द डिपेंडेंट वन डायरेक्शन, मतलब इसमें लाइट एक ही डायरेक्शन से आना चाहिए। मतलब इस डायरेक्शन से आएगा तो उसी तरफ दिखेगा, जिस डायरेक्शन में लाइट होगा उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करता रहेगा। कॉज बाई द टर्जर प्रेशर ऑफ द सेल, मतलब इसमें कौन काम करता है, टर्जर प्रेशर काम करता है। मतलब वाटर की टर्जिटी जैसे कम होता है तो सिकुड़ जाएगा, और जैसे टर्जिटी वापस आता है तो फुल करके फिर से ओपन दिखने लगता है। इसमें क्या होता है, कॉज्ड बाय द ग्रोथ सेल, इसमें ग्रोथ सेल कॉज करता है। इसमें फास्ट
रिसाइबल होता है, ये स्लोली होता है, यूजली जो होता है इरिवर्सिबल होता है, मतलब ये रिवर्सिबल होगा और ये क्या होगा, इरिवर्सिबल होता है, ये स्लो भी होगा और इरिवर्सिबल होगा, और ये काज्ड होगा बाय द ग्रोथ ऑफ द सेल, ये किसके द्वारा होगा, सेल के द्वारा ग्रोथ होगा। डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट इज डिपेंडेंट ऑन द वन डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करता है। तो अगर एक तरह से हम लोग देखें सेंसिटिव प्लांट्स में और जो है मूवमेंट ऑफ द सनलाइट मतलब टुवर्ड द लाइट में अगर देखा जाए तो ये दो डिफरेंस हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, सेंसिटिव प्लांट में और शूट टुवर्ड द लाइट, जिसे हम लोग मिमोसा प्यूडिका भी बोलते हैं, और शूट टुवर्ड द लाइट्स में अगर देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट हार्मोन्स एंड प्रमोट द ग्रोथ। देखो ऑक्सीन नाम का जो हार्मोन्स होता है वही ग्रोथ को प्रमोट करता है। ऑक्सीन इज ए प्लांट हार्मोन्स दैट प्रमोट द ग्रोथ, फंक्शन क्या हो गया, स्टिमुलेट द सेल इलांगेशन, सेल को ये बड़ा करने का काम करेगा। बेंड टुवर्ड द लाइट, लाइट की तरफ मुड़ेगा। प्रमोट द रूट फार्मेशन, रूट फार्मेशन को प्रमोट करेगा। एंड कंट्रोल द ट्रॉपिक मूवमेंट्स, और ट्रॉपिक मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करेगा। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीन, हाउ डू ऑक्सीन प्रमोट द ग्रोथ फ्रॉम द ट्रेंडिल अराउंड द सपोर्ट, सपोर्ट के लिए ट्रेंडिल, ट्रेंडिल जो होते हैं जो ऐसे जैसे कि है ना, इसी के चारों तरफ मतलब अगर वो राउंड बना करके वो इसी को होल्ड करके रखते हैं, मतलब वो अपने आप को होल्ड करके, वो उनका स्टेम इस तरह से नहीं होता, जैसे मटर का दाना आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, सब्जी वाले प्लांट्स भी होते हैं, वो भी इस तरह से ट्रेंडिल्स का सपोर्ट करते हैं। तो कह रहा है व्हेन द ट्रेंडिल्स कम इन द कंटेक्ट विद द सपोर्ट ऑक्सीन मूव अवे फ्रॉम द साइड टचिंग टू द सपोर्ट, मतलब वो सपोर्ट की तरफ तो मूव करते हैं, फिर जब उसकी तरफ उसको मतलब लपेटते हैं, मतलब उसके चारों तरफ घूम जाते हैं, तो वो एक तरह से साइड करते हैं। मोर ऑक्सीन एक्यूमुलेट ऑन द अपोजिट साइड, मतलब दूसरे साइड ज़्यादा से ज़्यादा देखने मिलता है। सेल ऑन द अपोजिट साइड ग्रो फास्टर एंड इलांगेट मोर, जो अपोजिट साइड सेल होते हैं वो ग्रो करते हैं, फास्टर करते हैं और इलांगेटेड होते हैं। सेल ऑन द कंटेक्ट साइड ग्रो स्लोली, जो सेल होते हैं वो कंटेक्ट होते हैं एक दूसरे से और ग्रो करते हैं, साइड ग्रो स्लोली। दिस अनइक्वल ग्रोथ कॉज द ट्रेंडिल टू बेंड एंड क्वाइल अराउंड सपोर्ट, मतलब ये जो अनइक्वल ग्रोथ है ये क्या करता है, ट्रेंडिल को घुमाने का भी काम करता है और ग्रोथ भी करता है। दिस एग्जाम्पल ऑफ द थिग्मोट्रोपिज्म, ये किसका एग्जाम्पल है, थिग्मोट्रोपिज्म, जैसे कि आप लोग देखे हैं सेंसिटिव प्लांट्स था वो थिग्मोट्रोपिज्म था, तो ये एक तरीके से रिस्पॉन्स टू टच, टच के रिस्पॉन्स से ये कर रहा है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जो स्टेम में वो गोल गोल घूम रहा है तो उसको टच हो रहा है ना, तो टच की वजह से वो मूवमेंट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बिना मूवमेंट, नहीं तो किस तरफ जाएगा ये नहीं पता चला, जिस तरफ वो टच हो रहा है उसी तरफ उसको मूवमेंट करना है, ये जवाब जान रहा है ट्रेंडिल से, इसीलिए वो बार बार उसी पे क्या करता रहता है, वॉक करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट टू डिमोस्ट्रेट द हाइड्रोट्रॉपिज्म। चलो एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग जैसे कि ये देखिए डिमोस्ट्रेट किया गया है, एम क्या करना है, हमको रूट को ग्रो करना है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे जर्मिनेटिंग सीड रख लिया, इस जर्मिनेटिंग सीड को जो हमने रखा तो एक टब में हमने वाटर भर के रख दिया, एक टब को हम लोग खाली रख दिए, तो हुआ क्या, जब इसमें से रूट निकल रहा था तो रूट जो है वाटर की डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, जिस तरफ हाई वाटर, इसमें वाटर है ही नहीं, इस तरफ मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरफ वाटर है उस तरफ क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो हमने क्या दिखाया था, स्लो रूट ग्रो टूवर्ड द वाटर, मतलब वाटर की तरफ जो है रूट ग्रो कर रहे हैं। मटेरियल क्या रिक्वायर है, टू स्मॉल टर्जेट वायर मैस एंड ये सब वायर, ये जो वायर मैस है, फिर जर्मिनेटिंग सीड रखना है, फिर एक टब में वाटर भर के रखना है। प्रोसीजर टेक टू स्मॉल, मतलब देखिए जो यहाँ पे लिखा गया वही चीज़ें लिखी गई हैं। एम क्या है, रूट ग्रो टूवर्ड द वाटर, इसमें टू मैस लेना है, ये लेना। प्रोसीजर क्या करना है, स्मॉल जर्मिनेटिंग सीड वायर मैस फिक्स्ड बिटवीन द टू, मतलब दो टब के बीच में उसको क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। सेकंड क्या करना है, कीप वन टफ फील्ड विथ वाटर एंड अदर इम्पटी, मतलब एक को फिल करना है दूसरे को फिल नहीं करना है। थर्ड, अलाउ द रूट टू ग्रो फॉर द फ्यू डेज, कुछ दिन तक ले हम देखेंगे रूट को ग्रो होने देंगे। ऑब्जर्व करेंगे कि रूट बेंड टूवर्ड द लाइट टूवर्ड द ट्रॉथ कंटेनिंग वाटर, जो वाटर कंटेनिंग टब बना हुआ है उसकी तरफ वाटर क्या होगा, मूवमेंट होगा। कंक्लूजन क्या हो गया, रूट रिस्पॉन्ड टू द वाटर, वाटर की तरफ जा रहा है तो वाटर का ही रिस्पॉन्ड कहलाएगा। ग्रो टूवर्ड इट्स, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म, और इस तरह के मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रॉपिज्म।
हाइड्रोट्रॉपिज्म. हाइड्रोट्रॉपिज्म मीन्स द ग्रोथ ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्स टू वाटर. The root shows positive hydrotropism because they grow toward the water. Because ये वाटर की तरफ क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड हाइड्रोटॉपिज्म. और ये हाइड्रोटॉपिज्म का एग्जांपल बहुत ही ज़रूरी है, और ये डिफिनेशन भी आप लोग याद कर लीजिएगा. एक बार मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ, ये हाइड्रोटॉपिज्म का ये एग्जांपल है. ये एक्सपेरिमेंट है. अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द केमिकल कोऑर्डिनेट इन द एनिमल्स एंड आयोडाइज साल्ट एडवाइज किया जाता है बॉडी रिस्पॉन्स व्हेन द एड्रेनलिन सीक्रेट इनटू द ब्लड्स. पेशेंट डायबिटीज, अभी हाल ही में इसको पढ़ाया भी गया है. पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द केमिकल कोऑर्डिनेट टेक प्लेस इन द एनिमल्स. कैसे कैसे जो होते हैं केमिकल्स जो हैं कोऑर्डिनेट किए जाते हैं या बताए जाते हैं. तो केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल टेक प्लेस थ्रू द हार्मोन्स के द्वारा होता है. अब हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर. हार्मोन्स एक तरीके से मैसेज भेजने वाले होते हैं. जो किसी काम को करना होता है तो वहाँ पे मैसेज जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से या ब्रेन से निकल करके मैसेज आगे की तरफ जाता है. अब जो ये मैसेज प्रोड्यूस होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड. जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि ग्लैंड्स दो तरीके से होते हैं, एक इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड. अब पहले से जानते हैं, एक इंडोक्राइन ग्लैंड होता है और एक क्या होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है. इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है. इंडोक्राइन ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेगा, हार्मोन्स. और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है और डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है. दिस ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स. ये ग्लैंड जो होते हैं हार्मोन्स रिलीज करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ये सीधे सीधे हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देते हैं. ब्लड कैरी द हार्मोन्स टू स्पेसिफिक टारगेट आर्गन टू टिश्यू. मतलब मान लो हार्मोन्स निकला, अब जैसे कोई डिलीवरी अगर निकली तो किसी के एड्रेस पे ही तो जाएगी, ऐसा नहीं है कि एड्रेस के बाहर चली जाएगी. तो इसी तरह से हार्मोन्स भी जब यहाँ पे प्रोड्यूस होता है तो किसी न किसी जो है टारगेट पोजीशन पे जाएगा. तो ये भी टारगेट पोजीशन पे ही जा रहा है. द हार्मोन्स रेगुलेट वेरियस बॉडी एक्टिविटी. मतलब जो हार्मोन्स होते हैं बॉडी के बहुत सारे एक्टिविटी को करते हैं. सच है जैसे कि क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट चेंज के पीछे भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. तो एक तरह से कहा जाए कि ये ढेर सारे वर्क करते हैं ये जो हार्मोन्स होते हैं. वाई इट इज़ द यूज टू द आयोडाइज्ड साल्ट. मतलब क्यों हम लोग यूज करते हैं आयोडाइज साल्ट, एडवाइजेबल होता है, क्यों खाना चाहिए ये बताया जा रहा है. आयोडाइज साल्ट कंटेन आयोडीन. आयोडीन कंटेन होता है और आयोडीन जो होता है थायरॉक्सिन नाम के हार्मोन्स को बनाने में इन्वॉल्व होता है. दैट्स वाई अगर हम लोग ये थायरॉक्सिन नहीं खाते हैं, आयोडीन नहीं खाते हैं तो हमको हो जाएगा ग्वाइटर, घेघा रोग जिसको भी बोला जाता है. थायरॉक्सिन रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म. मतलब ये थायरॉक्सिन होता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म, फैट के मेटाबॉलिज्म को भी इन्वॉल्व करता है. इस बात पे भी ध्यान रखिएगा. एंड सपोर्ट नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी क्या करता है, सपोर्ट करता है. लैक ऑफ आयोडीन में काज. मतलब अगर आपको आयोडीन की कमी हो गई तो क्या होगा, ग्वाइटर होगा, इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, इंस्टेंट फिजिकल मेंटल. मतलब जो आपकी फिजिकल और मेंटल रिटार्डेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. देयरफॉर यूज ऑफ आयोडीन साल्ट एडवाइज टू द प्रिवेंट ऑफ आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर. अगर आप आयोडीन नहीं लेंगे तो आपको आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाएगा, जिसे हम लोग ग्वाइटर भी बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्स व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड. बाबू जब एड्रेनलिन जब सिक्रेट होता है, एड्रेनलिन पता है तुमको ना कि किडनी के जस्ट ऊपर वाला जो होता है उसी को हम लोग एड्रेनलिन बोलते हैं. एड्रेनलिन वहीं से सिक्रेट होता है. और जब एड्रेनलिन हमारे बॉडी में सिक्रेट होता है तो हमारे मेटाबॉलिज्म मतलब हमारे बॉडी के जो एक्टिविटी होती है उसको फास्ट कर देती है. मतलब हार्ट बीट तेज़ी से चलने लगता है, ब्लड बहुत तेज़ी से फ्लो होने लगता है. ऑक्सीजन हमारे मसल्स के पास बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. जब हम जैसे फाइट एंड फ्लाइट का कंडीशन जब आ जाता है कि भागो, बहुत तेज़ी से भागो, तो ऐसे कंडीशन में हमारे मसल्स को चाहिए होता ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन उसको ज़्यादा मात्रा में नहीं मिला तो फिर वो जो है कहानी बदल जाएगा. मतलब ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड बन जाएगा. लैक्टिक एसिड बन गया तो थकान होगा, तो हम लोग ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाएंगे. इसीलिए एड्रेनलिन सिक्रेशन होता है तो हमारा हार्ट बीट बढ़ता है. हार्ट बीट बढ़ने का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन हमारे मसल सेल्स पे ज़्यादा ज़रूरत है. तो दैट्स वाई एड्रेनलिन नाम के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है. जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, ड्यूरिंग स्ट्रेस, फियर, एक्साइटमेंट एंड इमरजेंसी. ये सारे अगर सिचुएशन आ रहे हैं तो एड्रेनलिन इंटर द ब्लड में एंट्री करेंगे एंड हार्ट बीट बिकम फास्टर. हार्ट बीट क्या हो जाएगा, इसकी वजह से फास्टर हो जाएगा. ब्रीथिंग रेट इंक्रीज. सांस लेने की जो
प्रोसेस होगा वो क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। वहीं ब्लड प्रेशर भी हमारा बढ़ जाएगा। मोर ब्लड इज सप्लाई टू द मसल्स, मसल्स में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड की सप्लाई होगी। लीवर रिलीज मोर ग्लूकोज इनटू द ब्लड, ब्लड में लीवर जो है ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज रिलीज़ करेंगे। डाइजेस्टिव एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगा, मतलब जो हमारा डाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। डाइजेस्टिव एक्टिविटी स्लो, क्योंकि हमको ग्लूकोज की ज़रूरत है, हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये सारी एक्टिविटी को हमको ब्लड प्रेशर हो गया और बहुत सारी ब्रीथिंग रेट्स इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर राइज हो जाएगा। शुरू में ही मैं आपको बता रहा हूँ। दिस चेंज प्रिपेयर द बॉडी फॉर द इमरजेंसी, इस तरह का चेंज, एड्रेनलिन जब सीक्रेट होता है तो इस तरह का चेंज हमारी बॉडी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए करती है, नोन एज द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। और इस तरह का रिस्पॉन्स को हम लोग फाइट एंड फ्लाइट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। वाई आर द सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज ट्रीट बाय द गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, क्यों कुछ पेशेंट जो होते हैं ट्रीट करते हैं, सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज ट्रीट बाय द गिविंग इंसुलिन, क्यों इंसुलिन दिया जाता है। बाबू इंसुलिन अभी हाल ही में बताए हैं कि इंसुलिन इज द हार्मोन्स प्रोड्यूस द पैनक्रियाट दो तरीके से काम करता है, एक्सोक्राइन का काम करता है, इंडोक्राइन का। इंडोक्राइन का काम करता है तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन सीक्रेट करता है, वही एक्सोक्राइन के रूप में प्रोड्यूस होता है तो वो पैनक्रियाटिक एंजाइम रिलीज़ करता है, एक्सोक्राइन के रूप में होता है तो वो जो डाइजेशन में हेल्प करता है, कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन जब ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है तो इंसुलिन नाम का हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, और ये इंसुलिन हार्मोन्स अगर मैं आपसे कहूँ तो ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कम करने का काम होता है, वहीं ग्लूकागॉन जो होता है हमारे ब्लड में इंसुलिन को बढ़ाने का काम करता है। अब देखो, कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, मतलब ये इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है अगर ज़्यादा। हेल्प इन द एब्जॉर्ब एंड यूज़ ग्लूकोज, मतलब ये ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना और उसको यूज़ करना सिखाता है। सम डायबिटिक पेशेंट द पैनक्रियाट डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन, अगर किसी पेशेंट के अंदर इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो इंसुलिन प्रोड्यूस इज़ द इन इफेक्टिव, या भी प्रोड्यूस हो रहा है तो बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो एज द रिजल्ट ब्लड शुगर लेवल इज राइज, मतलब ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। देयर फॉर इंसुलिन इंजेक्शन आर गिवन, और ऐसे कंडीशन में इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाएगा टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज, और ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल करने के लिए, एंड कंट्रोल द डायबिटीज़, और डायबिटीज़ क्या होगा, कंट्रोल होगा। एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है, टोटल 12 क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने करीब 10 क्वेश्चन और इधर 4 क्वेश्चन, मतलब 14 क्वेश्चन लगा चुके हैं, और अभी भी हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं, 12 क्वेश्चन हैं। अभी अगर देखा जाए तो हम लोगों को कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे बोर्ड से डायरेक्टली रिलेट करते हैं, और अगर इसको आप देखेंगे तो ये हम 100% मान के चलते हैं कि आपका बोर्ड यहाँ पे क्लियर होता है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्लांट हार्मोन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्लांट हार्मोन्स, कौन कौन सा, इंसुलिन क्या प्लांट हार्मोन्स है, नहीं। थायरॉक्सिन क्या प्लांट हार्मोन्स है, नहीं, ये नहीं प्लांट हार्मोन्स नहीं है। एस्ट्रोजन प्लांट हार्मोन्स है, नहीं। साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन्स है, यस, अभी थोड़ी देर पहले ही देखे हैं हम लोग। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड, गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्स, ठीक है। एंड द ब्रेन ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, थिंकिंग, बात तो सही है। रेगुलेशन ऑफ द हार्ट बीट, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, ऑल ऑफ द एबव, सही है, सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू थे, और इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वही है कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन कैसे होते हैं और वो फंक्शन किस तरीके से होते हैं, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है। थिंक करिए, सोचिए, थिंक ऑफ द सिचुएशन वेयर रिसेप्टर डू नॉट वर्क प्रॉपरली, जहाँ पर रिसेप्टर वर्क ही नहीं कर रहे हैं। व्हाट प्रॉब्लम आर लाइक टू अराइज, क्या प्रॉब्लम है अगर रिसेप्टर हमारे बॉडी के नहीं काम कर रहे हैं। थिंक सिचुएशन को सोचिए और बताइए कि रिसेप्टर क्यों नहीं वर्क कर रहे हैं, और व्हाट द प्रॉब्लम आर लाइक टू राइज। पहला फंक्शन क्या है, रिसेप्टर आर स्पेशलाइज सेल दैट डिटेक्ट स्टिमुलाई, रिसेप्टर एक स्पेशलाइज सेल होते हैं, स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि लाइट, साउंड, टच, टेस्ट, स्मेल, टेम्परेचर, इन सबको डिटेक्ट करते हैं। एंड सेंड इन्फॉर्मेशन टू नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन सेंड कर देते हैं।
इफ़ रिसेप्टर डू नॉट वर्क प्रॉपरली, अगर रिसेप्टर वर्क नहीं करता है तो, अगर आई के रिसेप्टर डैमेज हो जाते हैं तो हम सी नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। और यहीं ईयर के रिसेप्टर हो जाएंगे तो हियरिंग लॉस हो जाएगा। स्किन रिसेप्टर डैमेज हो जाएंगे तो हम लोग फील नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं फील कर पाएंगे? पेन नहीं फील कर पाएंगे, टच नहीं फील कर पाएंगे, हीट नहीं फील कर पाएंगे, कोल्ड नहीं, ये सब चीज़ें फील नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम क्या क्या देखने के लिए मिल सकती है? द बॉडी कैन नॉट रिस्पॉन्ड अप्रिसिएट टू द इन्वायरमेंट चेंज, और बॉडी हमारी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं कर पाएगी, और इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ इंजरी, और हमें घाव लगना या फिर हमारे शरीर में इंजरी के चांसेस और एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। बताओ, पीछे से कोई हार्न मार रहा है, तुम रोड पे चल रहे हो, तुमको सुना ही नहीं दे रहा है, तो तुम कैसे हटोगे? नहीं हटोगे तो तुमको ठोक के चला जाएगा, ठीक है ना। अब तुमको दिख नहीं रहा है तो तुम पता नहीं गड्ढे में जाके गिर जाओगे कि कहाँ जाके गिरोगे, तुमको खुद नहीं पता चलेगा। अब कहीं ट्रेन से जा कर के लड़ जाओ, कहीं बस से जा कर के लड़ जाओ, तो तुमको दिखाई नहीं देगा, तो फिर कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी इंजरी हो सकता है, किसी भी तरीके की घटना आपके साथ हो सकता है। अगर कहा जाए कि अगर कहा जाए कि आपके रिसेप्टर्स वर्क नहीं कर रहे, जैसे कि आई के रिसेप्टर, ईयर के रिसेप्टर, स्किन के रिसेप्टर्स, अगर ये सब रिसेप्टर्स वर्क नहीं कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको देखे। अब कोई हीट नहीं आपको महसूस हो रहा है तो हाथ जल जाएगा, हाथ पूरी तरह से जल के ख़त्म हो जाएगा। मान लो ऐसे आपका स्किन रिसेप्टर काम नहीं कर रहा है, अब स्किन रिसेप्टर नहीं काम कर रहा है तो आप जरते हुए चीज़ में हाथ डाल दिए आप, आपका क्या पता चला आपका हाथ जल गया। राइट डाउन दिस क्वेश्चन, राइट डाउन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी IMP, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लर्न करिए क्योंकि ये पेपर में आता है। ये बीच में न्यूक्लियस, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन और नर्व एंडिंग। ये जो नर्व एंडिंग होता है ये ही नर्व एंडिंग, मतलब अगर दूसरा यहाँ पे नर्व होता तो आप विश्वास मानिए वो जो नर्व होता है वो आकर के यहीं पे ही जुड़ता, अगर दूसरा नर्व होता तो मतलब नर्व जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ते ही रहते हैं। जैसे ये नर्व है तो ये सिनेप्टिक नर्व्स होता है, तो ये जो होते हैं इस नर्व से आकर के यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो जब ये जुड़ते हैं तो एक नर्व और दूसरे नर्व से जुड़ते हैं तो साइनेप्स बनता है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन द फंक्शन, मतलब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो आपके सामने ही ड्रा हो गया है। ये एक्सॉन है, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये क्या है, पूरा आपका एक्सॉन है। और ये जो आपका बगल में लास्ट में जो दिख रहा है वो आपका क्या है, डेंड्राइट्स हैं। और ये एक्सॉन में हम लोगों ने यहाँ पे बात किया था कि माइलिन शीथ है, ये नोड ऑफ रेनवियर है, आपको याद ही होगा। ये सेल बॉडीज़ हैं, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं। इसके फंक्शन क्या हो सकते हैं? डेंड्राइट्स रिसीव स्टिमुलस, डेंड्राइट्स जो होते हैं, ये जो डेंड्राइट्स हैं ये स्टिमुलस को रिसीव करने का काम करते हैं। सेल बॉडी, जो ये सेल बॉडी होता है मैसेज सेल बॉडी में आता है, प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। एक्सॉन, ये जो एक्सॉन है ये नर्व को कैरी करता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी यहाँ पे तो दूर लेकर के जाता है, कहाँ लेके जाएगा? एक्सॉन टर्मिनल ट्रांसमिट टू द अनदर न्यूरॉन, मतलब इसी के द्वारा दूसरा न्यूरॉन जुड़ा होगा तो वो मैसेज को दूसरे न्यूरॉन से और आगे की तरफ लेकर के जाएगा। अब ऐसा है नहीं कि एक ही न्यूरॉन पूरे ब्रेन तक है, नहीं, कई सारे न्यूरॉन्स हैं। अब यही कह रहा है टर्मिनेट द इम्पल्स एक्सॉन टू द मसल्स, या फिर ग्लैंड के पास तक मैसेज लेकर के जाने का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द फोटोट्रॉपिज्म अकर्स इन प्लांट, फोटोट्रॉपिज्म कैसे प्लांट्स में होता है? फोटोट्रॉपिज्म कैसे होता है? फोटोट्रॉपिज्म मतलब कि लाइट के टूवर्ड द लाइट सेंसिटिव, फोटो मतलब लाइट होता है और ट्रॉपिज्म मतलब लाइट के जो सेंसिटिव होता है। इज द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इज द रिस्पॉन्स टू लाइट, अगर लाइट अगर प्रजेंट है, लाइट के प्रजेंट में अगर रिस्पॉन्स हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोट्रॉपिज्म। ऑक्सीजन हार्मोन्स इज प्रोड्यूस एट द सूट टिप, ऑक्सीजन हार्मोन्स कहाँ प्रोड्यूस होता है? सूट के टिप पर प्रोड्यूस होता है। जैसे कि मान लो ये सूट है, सूट का ये टिप पोजीशन है, यहाँ पे कौन सा हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है? ऑक्सीजन। व्हेन लाइट फॉल ऑन वन साइड, मतलब जब एक साइड लाइट पड़ता है तो ऑक्सीजन मूव टू सैड साइड, मतलब कि जो ऑक्सीजन होता है वो मूव करता है कौन से साइड पे? जहाँ पे छाया है उस तरफ मूव करता है। और सेल किस तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देगा? उसके अपोजिट साइड, जिस तरफ लाइट है। तो सेल वहाँ ऑन द सैडेड साइड इलांगेट मोर, और उस तरफ सेल जो होगा, जो छायादार वाला साइड होगा उस तरफ क्या होगा? ज़्यादा इलांगेट होगा, तो लाइट किस तरफ, जो एज रिजल्ट सेल बेंड टुवर्ड द लाइट, और लाइट की तरफ बेंड कर जाएगा। फोटोट्रॉपिज्म जैसे कि आप देख रहे हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस ही है। अब यहाँ पे देखो छाया है तो इस छाया वाले तरफ जो हो गया ऑक्सीजन मूव कर जाएगा,
और यहाँ पे सेल इलांगेशन होगा, जिसी तरह लाइट की तरफ ये क्या कर जाएगा, मुड़ जाएगा। यहाँ पे जो है सेल इलांगेशन होगा और जैसे रिजल्ट सेल जो होगा टुवर्ड द लाइट बेंड हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, इसके मैकेनिज्म है। पहले ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मूव करके अपोजिट साइड में गया, अपोजिट साइड में सेल इलांगेशन हो गया जिसके कारण बेंड हो गई, ठीक है। और ये लाइट की तरफ टुवर्ड द, तो एज ए रिजल्ट द शूट बेंड टुवर्ड द लाइट, सेल ऑन द शेडेड साइड elongated. When the light fall on the one side, the oxygen move another side, oxygen hormones प्रोड्यूस हो रहा है। की पॉइंट है फोटोट्रॉपिज्म का, फोटोट्रॉपिज्म इज द टाइप ऑफ द ट्रॉपिक मूवमेंट्स है, जैसा कि क्लास में ही पढ़े हैं। और शूट शो द ट्रॉपिज्म पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, द ग्रोथ मूवमेंट इज द जनरली इनरिवर्सिबल। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच सिग्नल विल गेट डिस्टर्ब इन द केस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में कौन से सिग्नल गेट डिस्टर्ब इन द केस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में अगर देखा जाए तो ट्रांसमिशन ऑफ द सेंसरी सिग्नल फ्रॉम द रिसेप्टर ऑफ द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी डिस्टर्ब ट्रांसमिशन ऑफ द सेंसरी सिग्नल, जो सेंसरी सिग्नल होता है फ्रॉम द रिसेप्टर ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, ब्रेन में जो रिसेप्टर्स होते हैं उसमें जो सेंसरी सिग्नल होते हैं, विच सिग्नल गेट डिस्टर्ब इन द केस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड में कौन से रिसेप्टर इंजरी होते हैं, तो सेंसरी सिग्नल फ्रॉम द रिसेप्टर ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के रिसेप्टर में देखा जाए तो सेंसरी सिग्नल ज़्यादा करके डिस्टर्ब होते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ द मोटर सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू मसल्स, और ये क्या होते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ द मोटर सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू मसल्स। रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन मसल तो आल्सो में बी अफेक्टेड। और स्पाइनल कॉर्ड की अगर इंजरी हो गया है तो रिफ्लेक्स एक्शन भी इसी के द्वारा कंट्रोल होता है। जैसे कि हार्ड चीज़ को छू रहे थे तो अचानक हाथ हटा रहे थे ना, वो किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा था, स्पाइनल कॉर्ड। अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो ये भी प्रोसेस आपका नहीं होने वाला है। दिस लीड टू लॉस ऑफ द सेंसेशन, मूवमेंट्स, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स एंड बिलो द इंजरी रीजन, जहाँ पे इंजरी हुआ है वहाँ पे ये सारी चीज़ें होना 100% है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर्स इन द प्लांट्स। प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट्स अकर्स थ्रू द प्लांट हार्मोन्स, जिसका नाम है फाइटो हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स है, फाइटो हार्मोन्स। एग्जाम्पल है ऑक्सीन, गिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिन, इथाइलिन गैस। तो ये सब क्या करते हैं, प्रमोट द ग्रोथ, ये स्टेम इलांगेशन, प्रमोट द सेल डिवीजन, इनहिबिट सेल ग्रोथ एंड कॉज द डॉर्मेंसी, ये डॉर्मेंसी लेकर के आते हैं जैसे पत्ते का झड़ना। इथाइलिन फ्रूट को पकने, दीज हार्मोन्स रेगुलेट द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नीड, क्या ज़रूरत है, क्या नीड है, किस तरीके का नीड है कि ये चीज़ें देखने के लिए हमको मिल रही हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर नीड टू, मतलब कह रहा है व्हाट इज़ द नीड ऑफ द सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में क्यों ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर नीड टू इंटीग्रेट एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन, मतलब अलग अलग ऑर्गन को हमको चलाना है, कंट्रोल करना है तो इंटीग्रिटी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हार्ट को चलाना है, हार्ट बीट बढ़ाना है, तो अगर मतलब एड्रेनलिन हार्मोन्स नहीं होता तो क्या हार्ट बीट बढ़ पाता, नहीं बढ़ पाता। अगर हार्ट बीट नहीं बढ़ पाता तो हम ये सीधे सीधे कह सकते हैं हमारे मसल्स में ऑक्सीजन प्रॉपर मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, तो हमको ईजिली फटीग हो जाएंगे और थक जाएंगे, तो हम दौड़ नहीं पाएंगे और शिकार हो जाएंगे। रिस्पॉन्स टू चेंज इन द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में जो चेंज हो रहा है इस चीज़ को भी हम लोग जो है शायद नहीं कर पाते अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो। हम लोग अपने बॉडी को भी मेंटेन नहीं कर पाते, होमियोस्टेसिस भी नहीं कर पाते अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। होमियोस्टेसिस का मतलब होता है हमारे बॉडी में ब्लड फ्लूइड इन सब चीज़ को बैलेंस करना होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जो होता है कि जो हर चीज़ का एक लेवल होता है कि आरबीसी का लेवल होता है, डब्ल्यूबीसी का एक लेवल होता है कि इतने डब्ल्यूबीसी होने चाहिए, इतने आरबीसी होने चाहिए। उस चीज़ को होमियोस्टेटिस करने का काम भी होता है, मतलब उसको मेंटेन करने का काम भी होता है। अगर वो मेंटेन ना हो तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं।
इंश्योर प्रॉपर ग्रोथ मतलब डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल, मतलब सर्वाइव करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी हमको एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट की ज़रूरत होती है। विदाउट कोऑर्डिनेशन, अगर आप कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे हैं तो बॉडी आर्गन वुड नॉट वर्क टुगेदर इफिशियंसली, और जो है बॉडी आर्गन वर्क नहीं कर सकता है इफिशियंसली पूरे होल बॉडी को लेकर के। हाउ आर द इनवॉल्वेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम द ईच अदर, मतलब कह रहा है इनवॉलेंट्री एक्शन और वॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शन किस तरीके से डिफरेंस है एक दूसरे से। जैसे कि हम लोगों ने एक बार देखा था कि टच मी नॉट प्लांट और लाइट के बीच में क्या डिफरेंस था, उसी तरह से इनवॉलेंट्री मूवमेंट और रिफ्लेक्स एक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। रिफ्लेक्स एक्शन आप लोग जानते हैं सडन है, क्विक रिस्पॉन्स है, तो स्टिमुलस के हैं। ये कंट्रोल मैनली बाय द स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होता है। इसमें विड्राइंग द हैंड फ्रॉम मतलब हॉट ऑब्जेक्ट से हाथ को हटाना ही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन। तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट क्या होता है, ये ऑटोमेटिक जो होता है विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल, जो बिना कंट्रोल के होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनवॉलेंट्री एक्शन बोलेंगे। कंट्रोल मेनली बाय द ब्रेन, ये ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है, ये ब्रेन के द्वारा नहीं कंट्रोल होता है। रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन के द्वारा नहीं कंट्रोल होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा कंट्रोल होता है। जैसे हार्ट बीट का बढ़ना, ब्रीथिंग बढ़ना, ये सब चीज़ें जो हार्ट बीट चलना, बढ़ना नहीं, हार्ट बीट चलना, सांस लेना, ये सब किसके द्वारा, इनवॉलेंट्री होता है, लेकिन ये ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। किसके द्वारा कंट्रोल होगा, ब्रेन के द्वारा। नाउ अगला क्वेश्चन है कंपेयर द, मतलब अगला क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर करिए कंट्रास्ट नर्व एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फ्रॉम फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में। तो नर्व जो होता है कंट्रोल होते हैं, हार्मोनल कंट्रोल होते हैं। नर्व कंट्रोल क्या होता है, यूज नर्व इम्पल्स, जिसमें नर्व इम्पल्स की ज़रूरत होती है, और इसमें किसकी ज़रूरत होती है, हार्मोन्स की। जब हार्मोनल कंट्रोल है तो जाहिर सी बात है इसमें हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ेगी। नर्व कंट्रोल में नर्व इम्पल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसमें सिग्नल ट्रेवल करता है थ्रू द नर्व, इसमें नर्व के थ्रू सिग्नल ट्रेवल करता है। इसमें जो हार्मोन्स होते हैं वो किसके थ्रू ट्रेवल करते हैं, ब्लड के थ्रू। ये बहुत तेज़ी से मैसेज पहुंचाता है, ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है। अगर बाबू हार्मोन्स बहुत तेज़ी से प्रोसेस करता तो जैसे आप बच्चे थे तुरंत आप बड़े भी तो हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नर्व तो तुरंत काम करता है, नर्व बहुत तेज़ी से वर्क करता है। ये शॉर्ट लास्टिंग इफेक्ट होता है, मतलब ये कम समय के लिए होता है, और ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है, ये बहुत लंबे समय तक रहता है। एक्ट एज द स्पेसिफिक सेल, ये किसी एक पर्टिकुलर सेल पे जाकर के काम करता है, और ये जो होता है ढेर सारे आर्गन पे, अगर हार्मोन्स कोई निकलेगा तो एक ही जगह पे नहीं इफेक्ट करेगा, ढेर सारे आर्गन पे इफेक्ट करेगा। एक आर्गन पे अगर पर्टिकुलर इफेक्ट करता तो फिर जो है नर्व जो होता है पर्टिकुलरली आर्गन पे जाकर के इफेक्ट करता है। इवन जैसे टच हो गया या कुछ भी हो गया तो एक पर्टिकुलर आर्गन पे ही जाकर के इफेक्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन द मूवमेंट टेक प्लेस इन द सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट ऑफ आवर लेग। कह रहा अब सेंसिटिव प्लांट को मूवमेंट ऑफ लेग, ह्यूमन के जो लेग होता है इनसे डिफरेंस प्रोड्यूस करिए, इनसे क्या डिफरेंस होगा। जैसा कि आप लोगों ने एक बार जो है इसका मूवमेंट्स आप लोगों ने देखा है, किसके अकॉर्डिंग देखा है कि आपने एक बार लाइट के कंपेयर में देखा है सेंसिटिव प्लांट को। अब कह रहा है कि ह्यूमन के लेग के मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग आप दिखाइए कि ह्यूमंस के लेग के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। तो इसमें जो है मिमोसा म्यूडिका जो है, मूवमेंट अकर्स ड्यू टू द चेंज इन वाटर कंटेंट, जैसे कि प्रेशर, जैसे कि आपने पिछली भी बार देखा प्रेशर अगर कम हो गया तो वो सिकुड़ जाता है, और अगर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो फिर से स्वेल कर जाता है। नो मसल्स आर प्रेजेंट, इसमें कोई मसल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। रिस्पांस इन रिलेटिवली स्लो, रिस्पांस इसका बहुत स्लो होता है। एग्जांपल फोल्ड द लीफ इन द टच करने पर लीफ का जो फोल्ड होता है। मूवमेंट ऑफ इन द ह्यूमन लेग में मूवमेंट अकर्स ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स, और ये जो मसल्स का मूवमेंट होता है एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन की वजह से कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन होता है। मसल्स एंड बोन आर इन्वॉल्व, इसमें मसल्स भी होते हैं और बोन्स भी होते हैं। रिस्पॉन्स इज फास्टर, इसमें रिस्पॉन्स फास्टर होते हैं। एंड कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम, और ये सब किसके द्वारा होते हैं, नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होते हैं। वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, ये सब किसके द्वारा होता है, इन्हीं सारे मसल्स के द्वारा होते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, जो हमारा टॉपिक था यहीं तक ही था। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स हो रहा है तो आप मैसेज करिए, मैं उसको बताऊंगा, और फिर उस पर देखेंगे नेक्स्ट क्या हो सकता है, और क्या नेक्स्ट वीडियोस में जब हम हेरिडिटी बनाएंगे तो हो सकता हो कि मैं आपको अगर इस
पिछले टॉपिक का कोई डाउट रहेगा तो जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले वही टॉपिक को मैं लेकर के आऊँगा जब हेरिडिटी में स्टार्ट करूँगा, तो कि जो पिछले वीडियो के जो डाउट्स होंगे वो मैं यहाँ पे बताऊँगा, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। अगर कोई भी डाउट, अगर आपका चैट में भी नहीं डिलीट हो, मतलब अगर क्लियर होता है चैट में, जैसे कोई आप मैसेज करते हैं तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूं, अगर वहां पे आपका क्लियर हो जाता है तो ठीक है, अगर फिर भी नहीं क्लियर होता है तो आप ज़रूर बताइए हमसे और हम उस चीज़ को क्लियर करेंगे और उस चीज़ में देखेंगे कि आपका डाउट्स कम से कम रहे। और फिर भी अगर क्लियर नहीं होता है तो इमेज फॉर्मेटिंग है, तो हम नेक्स्ट वीडियो जैसे ही हेरिडिटी चैप्टर का हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। तो थैंक यू एवरीवन।